हेलो एवरीवन, वेलकम टू कलयुग पाठशाला। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एक और वीडियो। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी ये सीरीज़ चल रही है यूथ कंपटीशन से। आई होप आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही होगी। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो ये सीरीज़ चलती रहे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले आपके लिए और क्लासेस लाने का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो हमारे आज के क्वेश्चन हैं सिंधुकालीन चित्रकला से, और प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने प्राग ऐतिहासिक कला से रिलेटेड क्वेश्चंस कर चुके हैं। अगर आप चाहें तो वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से कि शिवा मोहर जो है वो कहाँ मिली थी। तो आपको बताना है कि जो शिवा मोहर है ये हमें कहाँ से मिली है, मोहनजोदड़ो से, लोथल से, हड़प्पा से या फिर धौलावीरा से। तो आप जानते हैं कि शिवा मोहर हमें कहाँ से मिली है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। कहाँ से, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। और यहाँ से बनी हमें कई और भी मोहरें प्राप्त हुई हैं। चलिए उनके बारे में देख लेते हैं। तो शिव मोहर जो है वो आपको कहाँ से प्राप्त होती है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती है। आपको याद रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। मोहरों पर जो शिव पशुपति का चित्र है वो कहाँ से हमें प्राप्त होता है। आप देखिए यहाँ पर शिव मोहर की बात हो रही थी तो मोहनजोदड़ो से, ठीक है। और यहीं पर शिव पशुपति का अगर चित्र की बात हो रही है, जो मोहर पे बना हुआ हमें मिला है वो हमें कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुआ है। तो आपको ये याद रखना है कि शिव मोहर हमें कहाँ से प्राप्त हुई है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, ठीक है। मोहनजोदड़ो से मिट्टी की बनी 3 मोहरें प्राप्त हुई हैं। और अगर बात करें तो मोहनजोदड़ो से हमें कितनी मिट्टी की बनी 3 मोहरें प्राप्त हुई हैं। तो आपको याद रखना है यहाँ से कितनी 3 मोहरें प्राप्त हुई हैं। और वह किससे बनी हुई थी, मिट्टी से बनी हुई प्राप्त हुई हैं, ठीक है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति की मोहर पर योगी की मुद्रा में 4 पशुओं से आवृत एक देवता का अंकन है। ये 4 पशु कौन कौन से हैं, तो चीता, हाथी, गैंडा और भैंसा। इसको समझ लेंगे। तो यहाँ से मतलब मोहनजोदड़ो से, ठीक है। मोहनजोदड़ो से हमें क्या प्राप्त हुई है, एक पशुपति की मुहर प्राप्त हुई है, ठीक है। पशुपति की मुहर प्राप्त हुई है। इसमें क्या है, तो इस मुहर में जो है वो योगी की मुद्रा में एक योगी बैठा हुआ है, ठीक है। और जिसमें 4 पशुओं से आवृत एक देवता का अंकन, मतलब योगी की मुद्रा में एक देवता बैठे हुए हैं, ठीक है। और उनके आसपास जो है 4 पशुओं से आवृत एक देवता का अंकन किया गया। यहाँ पर अगर पशुओं की बात करें तो उनमें पशु कौन कौन से हैं, तो एक है चीता, हाथी, गैंडा और भैंसा। आपको ये पशु याद रखने हैं कि उनके आसपास और कौन कौन से पशु थे। यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। मोहनजोदड़ो से ही हमें सबसे बड़ी सड़कें प्राप्त हुई हैं, ठीक। तो आपको याद रखना है कि सबसे बड़ी जो सड़कें हैं वो कहाँ से हमें प्राप्त हुई हैं, तो ये सड़कें हमें प्राप्त हुई हैं मोहनजोदड़ो से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आकृति, इसकी भी एक मुहर हमें प्राप्त हुई है, ठीक है। तो ये मुहर जो है इसमें क्या, कुदुम वाले बैल की आकृति इसमें अंकित की गई है, यानी कुदुम वाला बैल है उसकी आकृति इस मुहर पर बनाई गई है, ठीक है। और ये भी हमें कहाँ से प्राप्त हुई है, तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, ठीक है। याद रखेंगे। नेक्स्ट है सेल खड़ी पत्थर से निर्मित, किससे, तो सेल खड़ी पत्थर से निर्मित 17.5 सेंटीमीटर या फिर 6.95 इंच ऊंची पुजारी की प्रतिमा भी हमें कहाँ से प्राप्त हुई है, तो ये भी हमें प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से, ठीक है। तो आपको ये याद रखनी है कि पुजारी की प्रतिमा जो है वो हमें कहाँ से प्राप्त हुई है। पहले तो ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा जो पुजारी की प्रतिमा है वो किससे बनी हुई थी, तो आपको याद रखना है शेल खड़ी की बनी हुई थी, ठीक है। किसकी, शेल खड़ी की बनी हुई प्राप्त हुई है। अगर उसका आपसे पूछ दिया जाए कि कितनी ऊंची थी, तो 17.5 सेंटीमीटर। अगर आपसे इंचेस में पूछा जाए तो 6.95 इंच ऊंची थी, ठीक है। इतनी इसकी ऊंचाई थी। और ये हमें कहाँ से प्राप्त हुई है, तो ये हमें प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से, ठीक है। कहाँ से, मोहनजोदड़ो से हमें ये प्रतिमा प्राप्त हुई है, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। शिवा मुहर पर इनमें से क्या नहीं उकेरा हुआ है। तो आपको बताना है जो शिवा मुहर हमें मिली है मोहनजोदड़ो से, उस पर इनमें से कौन सा ऐसा पशु है जो नहीं उकेरा गया है, ठीक है। मैंने आपसे कहा था यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा घोड़ा, ठीक है। तो शिवा मुहर पर इनमें से क्या नहीं उकेरा गया है, घोड़ा नहीं उकेरा गया है, ठीक है। आपको बताया कि कौन कौन से जानवर थे। तो अगर बात करी जाए तो शिवा मुहर पर आपने देखा इसमें क्या था, 4 पशु अंकित किए गए थे। कौन कौन से, चीता हो गया, हाथी हो गया, और क्या था, गैंडा और भैंसा, ठीक है। तो ये पशु अंकित किए गए थे। तो आपने देखा इसमें घोड़ा नहीं है, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, घोड़ा, ठीक है। चलिए अब इसके बारे में थोड़ा देख लेंगे। तो शिव मोहर जो है उस पर
घोड़ा नहीं उकेरा हुआ है। ठीक है, मोहनजोदड़ो से क्या प्राप्त हुआ है? पशुपतिनाथ की एक मूर्ति प्राप्त हुई है। ठीक है, पशुपतिनाथ की क्या प्राप्त हुई है? एक मूर्ति प्राप्त हुई है। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। ठीक है, और जिसके बाईं ओर गैंडा व भैंसा तथा दाईं ओर एक हाथी एवं व्याघ्र है और बीच में 2 हिरण है जिन्हें पशुपति शिव माना गया है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि पशुपतिनाथ की मूर्ति हमें कहाँ से प्राप्त हुई है? तो पशुपतिनाथ की जो मूर्ति है वो हमें प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। ठीक है, इसके बाईं ओर क्या अंकित किया गया है? तो गैंडा सा। ठीक है, और दाईं ओर जो अगर बात करी जाए तो दाईं ओर एक हाथी अंकित किया गया और एक व्याघ्र अंकित किया गया। अब बीच में अगर बात करी जाए तो बीच में 2 हिरणों को अंकित किया गया है और इसे हम क्या कहते हैं? पशुपति शिव कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर पॉइंट देखेंगे तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त दुशाला ओड़े योगी की मूर्ति प्रस्तर मूर्तियों में सर्वश्रेष्ठ है। मोहनजोदड़ो से हमें क्या मिली है? एक दुशाला ओड़े योगी की मूर्ति प्राप्त हुई है और जो प्रस्तर मूर्तियों में यानी पत्थर की मूर्तियों में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। ठीक है, तो आपको यहाँ याद रखना है कि दुशाला ओड़े योगी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। और ये किसकी बनी हुई थी? तो ये प्रस्तर मूर्ति थी यानी पत्थर की बनी हुई मूर्ति थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, मोहनजोदड़ो से पुजारी की प्रतिमा, मोहनजोदड़ो से हमें क्या मिला है? पुजारी की प्रतिमा मिली है जो सेलखड़ी पत्थर से निर्मित है। ठीक है, और ये कहाँ पर अंकित है? तो ये अंकित है राष्ट्रीय संग्रहालय कराची में। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपके 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे पुजारी की प्रतिमा कहाँ मिली है? तो मोहनजोदड़ो से मिली है। ठीक है, और ये किसकी बनी हुई है? तो ये सेलखड़ी पत्थर से बनी हुई है। ठीक है, कहाँ पर संग्रहित है? तो राष्ट्रीय संग्रहालय कराची में संग्रहित है। ठीक है, नेक्स्ट है पशु आकृति युक्त मोहरें, यानी पशु की आकृति बनी हुई मोहरें हमें कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो ये प्राप्त हुई हैं हमें मोहनजोदड़ो से। ठीक है, मोहनजोदड़ो से केवल 3 मिट्टी की मूर्ति मिली हैं। कितनी? 3 मिट्टी की मूर्तियाँ मिली हैं। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कितनी मोहरें मिली हैं मोहनजोदड़ो से? 3 मिट्टी की मोहरें मिली हैं। ठीक है, तो यहाँ से पशु आकृति युक्त हमें मोहरें मिली हैं। अब आपसे अगर पूछा जाए कि पशु आकृति युक्त मोहरें कहाँ से प्राप्त हुई हैं, तो वो प्राप्त हुई हैं मोहनजोदड़ो से। ठीक है, मोहनजोदड़ो से हमें कितनी मोहरें मिली हैं? तो 3 मिट्टी की मोहरें हमें यहाँ से प्राप्त हुई हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बरहुत स्तूप की खुदाई किसने करवाई थी? बरहुत या फिर कह सकते हैं भरहुत। ठीक है, क्या कह सकते हैं? भरहुत स्तूप। ठीक है, इसकी खुदाई किसने करवाई थी? तो भरहुत स्तूप की खुदाई की अगर बात करी जाए तो इसकी खुदाई कराई थी सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने। किसने? सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने। अब इसके बारे में देख लेंगे, इस स्तूप के बारे में थोड़ा। तो भरहुत स्तूप की अगर खोज की बात करी जाए तो इसकी खोज जो है वो किसने कराई थी? सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। ठीक है, खोज या फिर खुदाई ये किसने कराई थी? सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने। ठीक है, भरहुत स्तूप है कैसा? तो ये अर्ध गोलाकार गुंबद के रूप में ईंटों का बना हुआ है। ठीक है, यानी अर्ध गोलाकार उसमें गुंबद है और किससे बनी हुई है? ईंटों का ये बना हुआ स्तूप है। अब ये स्तूप है कहाँ? तो ये मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गई कि भरहुत स्तूप खोज किसने कराई? सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने कराई। किसने? सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने इसकी खोज कराई थी। ठीक है, ये कैसा है? तो ये अर्ध गोलाकार इसमें गुंबद है। ठीक है, अर्ध गोलाकार गुंबद है और ये किससे बनी हुई है? ये ईंटों से बना हुआ स्तूप है। ठीक है, और ये है कहाँ? तो ये मध्य प्रदेश के किस ज़िले में है? सतना ज़िले में है। ठीक है, तो आपको इसका ये लोकेशन याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है भरहुत स्तूप से। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके निर्माण की। तो निर्माण की अगर बात करी जाए तो भरहुत का जो निर्माण है वह मौर्य शासक अशोक ने करवाया था। किसने करवाया था? मौर्यों के जो शासक थे अशोक, उन्होंने करवाया था। ठीक है, सुंग काल में भरहुत स्तूप का जो विकास विस्तार एवं साज सज्जा हुई थी और अंत में घनभूति नामक राजा ने सुंगों के शासन काल में पूर्वी तोरण का निर्माण करवाया था। ठीक है, तो अगर आपसे भरहुत के निर्माण की बात करी जाए यानी स्तूप की, भरहुत स्तूप की, तो वो किसने करवाया था? मौर्य शासक जो थे अशोक, उन्होंने करवाया था। ठीक है, और सुंग काल में यानी सुंग काल जब आया तो उसमें क्या कराया गया? ये भरहुत स्तूप का विकास विस्तार एवं साज सज्जा हुई। ठीक है, यानी जो साज सज्जा थी या विकास या विस्तार करवाया वो किसने कराया? सुंग काल में करवाया गया। ठीक है, निर्माण अशोक ने, विकास विस्तार किसने? सुंग काल में करवाया गया। अब अंत में क्या होता है कि घनभूति नामक एक राजा होते हैं।
जो सुंगों के शासनकाल में पूर्वी तोरण का निर्माण करवाते हैं। जब सुंगों का शासनकाल चल रहा था तो उस टाइम पर एक राजा थे, घनभूति नामक राजा, यानी घनभूति नाम था उनका। उन्होंने सुंगों के शासनकाल में ही क्या कराया था, पूर्वी तोरण का निर्माण करवाया था। यानी जो भरुत स्तूप है इसकी पूर्वी तोरण का निर्माण किसने करवाया था, घनभूति नामक राजा ने करवाया था। ठीक है, किस काल में, सुंग काल में। ठीक है, प्रत्येक स्तंभ 8 पहल का है। यहाँ पर जितने जो स्तंभ हैं वह कैसे हैं, 8 पहल के हैं। ठीक है, 8 पहल के हैं। इनके शिखर जो हैं वह अशोकीय स्तंभों की भांति हैं। यानी जो इनके जो शिखर हैं, यानी जो ये स्तूप हैं, इनके शिखर कैसे हैं, जो अशोक के द्वारा स्तंभ बनवाए गए थे उनकी तरह हैं। ठीक है, उल्टे कमल के आकार के हैं। अशोक ने जो स्तंभ बनवाए थे उनके क्या थे, उल्टे कमल के आकार के वो स्तंभ हुआ करते थे। तो यहाँ पर जो स्तूप है इसमें जो शिखर बनाए गए हैं वह भी उल्टे कमल के आकार के हैं और उस पर तथा 2 पर वृषभ तथा 2 सिंह हैं। ठीक है, 2 स्तूप यहाँ पर 2, और इस स्तूप पर जो बात करें तो यहाँ पर 2 वृषभ और 2 सिंह हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि ये स्तंभ कितने, 8 पहल के हैं। प्रत्येक स्तंभ कितने, 8 पहल का है। और इनके जो शिखर हैं वे अशोकीय स्तंभों की भांति कैसे हैं, उल्टे कमल के आकार के हैं। ठीक है, और 2 पर क्या है, वृषभ हैं, और 2 वृषभ तथा 2 सिंह हैं इस स्तूप पर। ठीक है, भरुत स्तूप की कला की विषय वस्तु क्या थी। अब कोई स्तूप बना है तो उसकी विषय वस्तु क्या रही होगी, मतलब क्या क्या है उसके अंदर, तो बुद्ध चरित। ठीक है, बुद्ध के चरित्र, जातक एवं अवदान कथाएं, यानी बुद्ध चरित्र की बुद्ध चरित्र का जातक कथाएं जो उनकी थी, अवदान कथाएं। ठीक है, मानुषी बुद्धों से संबंधित दृश्य, देव समुदाय, कुलीन तथा सामान्य व्यक्तियों एवं स्त्रियों को अलंकृत किया गया, अलंकारिक कला, पशु जगत, ये सारे क्या थे, भरुत स्तूप की कला की विषय वस्तु थे। ठीक है, अब यहाँ पर बात करें यक्षिणी छवियों में, यानी यक्षिणियों की छवियों में कौन कौन यहाँ पर अंकित है। तो यहाँ पर आपको चंद्रा, चूला कोका, सुदर्शना, यक्षी और सुदर्शना मुख हैं। यहाँ पर जो यक्षिणी छवियाँ मिली हैं उनमें। ठीक है, और यक्षों में अगर बात करी जाए तो गगितोयक, सुप्रवास और कुबेर आदि को यहाँ पर अंकित किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सिंधु घाटी के जैड हार की खोज इनमें से किस स्थल पर हुई थी। तो हमें बताना है कि सिंधु घाटी का जो जैड हार है उसकी खोज इनमें से किस स्थल पर हुई थी, हड़प्पा, धौलावीरा, मोहनजोदड़ो या फिर लोथल। अगर जैड हार की अगर बात करें तो जैड हार की जो खोज है वह कहाँ पर हुई थी, लोथल में हुई थी। कहाँ पर, लोथल में। ठीक है, तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, लोथल हो जाएगा। चलिए अब इसके बारे में थोड़ा देख लेंगे। तो जैड हार मनके से निर्मित हार था। ठीक है, तो जैड हार कैसा होता है, मनके से निर्मित हार होता है, यानी उसमें मनके लगे होते हैं। ठीक है, गुजरात के लोथल से प्राप्त हुआ है। कहाँ से, गुजरात के लोथल नामक स्थान से ही प्राप्त हुआ है। गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर स्थित लोथल की खोज 1954 में एस.आर. राय ने की थी और इसका उत्खनन कार्य 1955 से 60 के मध्य कराया गया था। अब यहाँ पर कई सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जैड हार होता क्या है। ठीक है, तो जैड हार जो है वह मनके से निर्मित हार होता है। ठीक है, मनके से निर्मित हार होता है। और ये कहाँ पर, तो ये कहाँ से हमें प्राप्त हुआ है, तो गुजरात के एक लोथल नामक स्थान है, वहाँ से हमें ये जैड हार प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं लोथल की। तो लोथल है कहाँ पर, तो गुजरात का, कहाँ पर, गुजरात का जो अहमदाबाद ज़िला है। ठीक है, गुजरात के अहमदाबाद ज़िले में भोगवा नदी जो है, भोगवा नदी के तट पर स्थित क्या है, लोथल। ठीक है, तो गुजरात के किस ज़िले में, अहमदाबाद ज़िले में, किस नदी के तट पर, भोगवा नदी के तट पर क्या स्थित है, लोथल स्थित है। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी खोज की। तो इसकी खोज 1954 में की गई थी। कब, 1954 में की गई थी और किसके द्वारा, एस.आर. राय के द्वारा की गई थी। और इसका जो उत्खनन कार्य है, उत्खनन कार्य 1955 से लेकर 60 के मध्य हुआ। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। मनके बनाने के जो कारखाने हैं हमें 2 जगह से प्राप्त हुए थे। ठीक है, तो मनके बनाने के जो कारखाने कहाँ कहाँ से, लोथल और चनहूदड़ो से हमें मिले हैं। ठीक है, इन दोनों ही जगह से हमें मनके बनाने के कारखाने प्राप्त हुए हैं। मिट्टी के बर्तन या मिट्टी के पात्र पर पंचतंत्र में उल्लिखित धूर्त लोमड़ी का अंकन लोथल से प्राप्त है।
तो यहाँ पर मिट्टी के बर्तन या फिर मिट्टी के पात्र पर पंचतंत्र में उल्लिखित जो धूर्त लोमड़ी का अंकन है वह हमें कहाँ से प्राप्त होता है? लोथल से प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। यहाँ पर अगर बात करें तो शतरंज के बोर्ड के नमूने भी हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ये भी लोथल से प्राप्त हुए हैं, शतरंज के बोर्ड के नमूने। तांबे का हंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये दोनों ही इम्पॉर्टेंट मोस्ट। अलंकृत ईंटों का प्रयोग कालीबंगन में किया गया, और अलंकृत ईंटों का जो प्रयोग है वो कहाँ पर किया गया है? तो कालीबंगन में किया गया, यानी कालीबंगा में किया गया है। ठीक है, वक्राकार ईंटें हमें कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो ये हमें प्राप्त हुई हैं चनहूदड़ों से। ठीक है, कहाँ से? चनहूदड़ों से। तो आपको याद रखना है कि अलंकृत ईंटें कालीबंगन से, वक्राकार ईंटें चनहूदड़ों से, तांबे का हंस जो है वो हमें कहाँ से? लोथल से प्राप्त हुआ है। शतरंज के भी हमें लोथल से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, कालीबंगा का क्या अर्थ है? तो इसमें आपको बताना है कि कालीबंगा जो है उसका क्या अर्थ है। काली बास्केट, काली चूड़ी, काली बाग या फिर काली छिटे। और ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। तो कालीबंगा का आपको अर्थ बताना है। तो कालीबंगा की अगर अर्थ की बात करें तो इसका अर्थ है काली चूड़ी। क्या होता है? काली चूड़ी होता है। चलिए इसके बारे में देख लेंगे अब। तो कालीबंगा का अर्थ है काली चूड़ी या फिर काले रंग की चूड़ियाँ। ठीक है, तो कालीबंगा से हमें काले रंग की चूड़ी का साक्ष्य मिला है। ठीक है, यहाँ से हमें कैसी? काले रंग की जो चूड़ियाँ हैं उसका साक्ष्य मिला है कालीबंगा से। ठीक है, कालीबंगा जो है कहाँ पर स्थित है? तो आपको याद रखना है जो कालीबंगा है ये कहाँ पर? राजस्थान के किस जिले में? हनुमानगढ़ जिले में। किस नदी के तट पर? तो घग्गर नदी के बाएं तट पर स्थित है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि कालीबंगा कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में स्थित है। किस जिले में? तो हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। और किस नदी के तट पर? तो घग्गर नदी के बाएं तट पर स्थित है। ठीक है, 1961 में कालीबंगा की जो खुदाई है वो किसने कराई थी? बीबी लाल तथा बी के थापड़ के निर्देशन में की गई थी। ठीक है, तो यहाँ से आपके कई सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाते हैं। आपको सबसे पहले पता चल गया कि कालीबंगा का क्या अर्थ होता है। तो इसका अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। ठीक है, काली चूड़ी या फिर काले रंग की चूड़ियाँ। ठीक है, फिर यहाँ से हमें क्या मिला है? काले रंग की चूड़ियों के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, कालीबंगा जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। और किस जिले में? हनुमानगढ़ जिले में स्थित है और घग्गर नदी के बाएं तट पर स्थित है। ठीक है, 1961 में कालीबंगा की जो खुदाई है वो किसने कराई थी? बीवी लाल और बी के थापड़ के निर्देशन में कराई गई थी। कब? 1961 में। तब काल की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? एक जुते हुए खेत की प्राप्ति। और ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? हमें कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। ठीक है, क्या प्राप्त हुआ है? तो एक जुते हुए खेत। ठीक है, यानी एक जुता हुआ जो खेत है वो हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है? कालीबंगा से। और ये सैंधव काल की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है बेलनाकार तंदूर प्राप्त हुआ है। यहाँ से हमें क्या मिला है? बेलनाकार तंदूर भी प्राप्त हुआ है। कहाँ से? कालीबंगा से। ठीक है, नेक्स्ट है कालीबंगा के जो भवन हैं वे कैसे बनाए गए हैं? कच्ची ईंटों से बनाए गए हैं। कैसे बनाए गए हैं? कच्ची ईंटों से बनाए गए हैं। और कालीबंगा के जो फर्श निर्माण है उसमें कैसी ईंटों का प्रयोग किया गया है? अलंकृत ईंटों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर याद रखनी है चीज़ें ये सारी कि एक जुते हुए खेत की प्राप्ति हमें कहाँ से हुई है? कालीबंगा से हुई है। ठीक है, बेलनाकार तंदूर की प्राप्ति हमें कहाँ से हुई है? कालीबंगा से। कालीबंगा के जो भवन है वो किससे बनाए गए हैं? तो कच्ची ईंटों से बनाए गए हैं। और कालीबंगा के जो फर्श है उसका निर्माण किससे हुआ है? अलंकृत ईंटों के प्रयोग से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब। सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त अधिकांश आभूषण किस सामग्री से बने हैं? यहाँ पर हमें बताना है कि सिंधु घाटी जो सभ्यता थी उससे जो हमें आभूषण प्राप्त हुए हैं वह किस सामग्री से बने हुए थे? ए पत्थर की मोती से, या फिर लकड़ी के मोती से, या फिर प्लास्टिक के मोती से, या फिर कांच के मोती से। तो सिंधु घाटी सभ्यता से जो हमें आभूषण प्राप्त हुए हैं वो हमें प्राप्त हुए हैं पत्थर के मोती के। किसके? पत्थर के बने जो मोती होते थे उसके हमें आभूषण प्राप्त हुए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। धौलावीरा एक पुरातात्विक काल या अवधि समय संबंध रखता है, यानी जो धौलावीरा है ये आपका किस काल से संबंधित है या किस अवधि से संबंधित माना जाता है? मौर्य काल से, सुंग काल से, सिंधु घाटी काल से, या फिर गुप्त काल से। तो
तो आप जानते हैं कि धौलावीरा जो स्थल है वह किससे संबंधित है, तो सिंधु घाटी काल से संबंधित स्थल है। ठीक है, यह एक पुरातात्विक स्थल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प मात्र देवी सामग्री से बनी है। तो यहाँ पर आपको बताना है जो मोहनजोदड़ो से हमें प्राप्त हुई है एक प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प यानी मूर्ति किसकी, मात्र देवी की, वह किस सामग्री से बनी हुई है, लकड़ी से, पत्थर से, धातु से या फिर मिट्टी की मूर्ति से। तो मोहनजोदड़ो से हमें जो मूर्ति शिल्प प्राप्त हुई है मात्र देवी की, वो बनी हुई है किससे, मृण मूर्ति है यानी मिट्टी की मूर्ति है। ठीक है, किसकी है, मिट्टी की मूर्ति हमें प्राप्त हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी या डांसिंग गर्ल की मूर्ति किस सामग्री से बनी हुई है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो कई बार पूछी हुई है कि डांसिंग गर्ल जो है वो किससे बनी हुई है, मिट्टी की मूर्ति है, लकड़ी की मूर्ति है या फिर पत्थर या फिर कांस्य की मूर्ति है। तो जो नर्तकी की मूर्ति है वो किससे बनी हुई है, कांस्य से बनी हुई है, यानी कांस्य से निर्मित ये मूर्ति मानी जाती है। ठीक है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मूर्ति है, कई बार एग्जाम में पूछी हुई मूर्ति है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु घाटी वास्तुकला किस सामग्री से बनी है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो वास्तुकला है यानी आर्किटेक्चर है वह किस सामग्री से बना हुआ है, कंक्रीट से, पत्थर से, पकी हुई ईंटों से या फिर धातु से। तो सिंधु घाटी वास्तुकला किस सामग्री से बनी हुई है, पकी हुई ईंटों से बनी हुई है। ठीक है, किससे, पकी हुई ईंटों से बनी हुई है। नेक्स्ट देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता की कांस्य मूर्तियाँ किस तकनीक से ढाली गई हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता से जो हमें कांस्य की मूर्तियाँ मिली हैं वो किस तकनीक से ढाली गई थी। तो रेत के द्वारा ढलाई की गई थी उनकी, या मोम निकाल कर बनाने की विधि से की गई थी, या खंडों में ढलाई की गई थी, या फिर फाइबर में ढलाई की गई थी। तो आप जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो हमें कांस्य मूर्तियाँ मिली हैं वह मोम निकाल कर बनाने की विधि से ये मूर्तियाँ ढाली गई हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सिंधु घाटी से प्राप्त वृषभ मोहर बनी है। यहाँ पर बताना है कि सिंधु घाटी से जो हमें वृषभ की मोहर प्राप्त हुई है वो किससे बनी हुई है। ठीक है, तो वृषभ मोहर आपको याद रखनी है। वृषभ मोहर किससे बनी हुई है, ये बनी हुई है सेल खड़ी से। किससे बनी हुई है, शेल खड़ी से हमें बनी प्राप्त हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रसिद्ध समकालीन आधुनिक भारतीय मूर्ति शिल्प खड़ी हुई स्त्री ये किस में बनी हुई है। ठीक है, तो जो खड़ी हुई स्त्री की जो हमें मूर्ति प्राप्त हुई है ये किससे बनी हुई है, मिट्टी से, पत्थर से, कांसे से या फिर काष्ठ या लकड़ी से। तो ये मूर्ति जो बनी हुई थी ये कांसे से बनी हुई हमें प्राप्त हुई है। किससे, कांसे से बनी हुई प्राप्त हुई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु घाटी से प्राप्त अलंकृत मृदभांडों पर बने अलंकरण किस आकारों में बने हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता से आप जानते हैं कि हमें मृदभांड मिले हुए हैं। ठीक है, और कैसे मृदभांड है, ये अलंकृत मृदभांड हमें प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इन पर जो अलंकरण है ये किन आकारों में बना है ये बताना है। तो ज्योमिति है या फिर प्राकृतिक है या फिर अमूर्त है या फिर अर्ध अमूर्त है। तो इसका जो अलंकरण किया गया है वह कैसा है, ज्यामिति है। ठीक है, घाटी सभ्यता किस काल से संबंधित है, प्राग ऐतिहासिक काल से, ऐतिहासिक काल से या फिर आदि ऐतिहासिक काल से या फिर आधुनिक काल से। तो आप जानते हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता है वह किस काल से संबंधित है, आदि ऐतिहासिक काल से संबंधित है। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता की अगर बात करी जाए तो आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आती है। जो इतिहास है उसको हम 3 भागों में विभाजित करके पढ़ते हैं। ठीक है, पहला हो जाता है प्राग ऐतिहासिक काल। ठीक है, प्राग ऐतिहासिक काल। दूसरा जो है प्राग ऐतिहासिक काल के बाद वह है आदि ऐतिहासिक काल। ठीक है, प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा है आदि ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल जिसके अंतर्गत आपके आते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, आदि ऐतिहासिक काल। थर्ड है ऐतिहासिक काल। ठीक है, थर्ड क्या है, ऐतिहासिक काल। अब बात कर लेते हैं आदि ऐतिहासिक काल की। ठीक है, तो यहाँ पर आदि ऐतिहासिक काल जो है वो प्राग ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल के मध्य का समय माना जाता है। ठीक है, आदि ऐतिहासिक काल को। इसके अंतर्गत क्या था, इसके अंतर्गत जो लेखन शैली थी वह मतलब लेखन जो था वह प्रचलन में था, मगर यहाँ से जो हमें लेख प्राप्त हुए हैं उनको अभी तक पढ़ा नहीं जा सकता है, पढ़ा नहीं जा सका। ठीक है, पढ़ा नहीं जा सका है, पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक,
तो आद्य ऐतिहासिक काल की अगर बात करी जाए तो इसके अंतर्गत आपका आता है सिंधु घाटी सभ्यता या फिर कह सकते हैं हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, सिंधु सभ्यता इसके अंतर्गत आती है। और क्या क्या आता है, तो आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आपकी ऋग्वैदिक काल भी आता है। क्या आता है, ऋग्वैदिक काल भी आपका इसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, ऋग्वैदिक काल। और क्या आता है, इसके अंतर्गत आपको उत्तर वैदिक काल भी आता है। उत्तर वैदिक काल भी आपका किसके अंतर्गत आता है, आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता किस काल से संबंधित थी, तो आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित थी। ठीक है, और मैंने आपको ये सारी चीज़ें बता दी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सिंधु घाटी की मोहरें किन आकारों में हमें मिलती हैं। ठीक है, तो सिंधु घाटी की जो मोहरें हैं आपको बताना है कि उनका आकार क्या था। ठीक है, गोलाकार, आयताकार, बेलनाकार या फिर त्रिभुज। तो अगर इसकी बात करी जाए तो इसकी हमें जो मोहरें प्राप्त हुई हैं वह आयताकार प्राप्त हुई हैं। कैसी, आयताकार मोहरें हमें यहाँ से प्राप्त हुई हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो लोथल से प्राप्त कलाकृतियाँ किस काल की हैं। आपको बताना है कि लोथल से जो हमें कलाकृतियाँ प्राप्त हुई हैं वह किस काल की हैं, मौर्य काल की, सुंग काल की, सातवाहन काल की या फिर सिंधु घाटी काल की। तो आप जानते हैं कि लोथल क्या है, एक सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। ठीक है, सिंधु घाटी काल का एक स्थल है लोथल। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यूनिकॉर्न छवि हमें मिलती है। आपको बताना है कि जो यूनिकॉर्न की जो छवि हमें मिली है वो कहाँ वो मिलती है, कहाँ पर, सिंधु घाटी की जो मोहरें उन पर, या फिर सिंधु घाटी की जो मूर्तियाँ हैं उन पर, या फिर सिंधु घाटी के मृदभांड पर, या फिर सिंधु घाटी की चित्रकला पर। तो यूनिकॉर्न छवि जो है वो हमें प्राप्त होती है सिंधु घाटी की मोहरों पर। किस पर प्राप्त होती है, सिंधु घाटी की जो हमें मोहरें प्राप्त हुई हैं उन पर हमें यूनिकॉर्न छवि मिलती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सील में पीपल वृक्ष पकड़े हुई दो महिलाएं किस स्थान से संबंधित हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो शील है, ठीक है, शील जो होता है ना, उस पर पीपल वृक्ष पकड़ी हुई दो महिलाएं बनाई गई हैं। ठीक, पीपल वृक्ष को पकड़ी हुई दो महिलाएं बनाई गई हैं, वो किस स्थान से संबंधित थी, लोथल, चन्हूदड़ो या फिर कोट डीजी से। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सील पर बनी हुई पीपल वृक्ष पकड़ी हुई महिलाएं। ठीक है, तो यहाँ से अगर इसकी बात करी जाए तो ये हमें प्राप्त होती हैं चन्हूदड़ो से। कहाँ से, चन्हूदड़ो से हमें ये प्राप्त हुई हैं। ठीक है, सील पर पीपल वृक्ष पकड़ी हुई दो महिलाएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में रॉक कट आर्किटेक्चर किस जगह पर पाया गया है, यानी रॉक कट जो आर्किटेक्चर है वह हमें किस स्थान से प्राप्त हुआ है, लोथल से, माउंट गोमरी से, धौलावीरा से या फिर कालीबंगा से। तो रॉक कट आर्किटेक्चर जो है वो हमें प्राप्त हुआ है धौलावीरा से। कहाँ से, धौलावीरा से हमें इसकी प्राप्ति हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हड़प्पन सील का प्रयोग या उपयोग मुख्य रूप से किस लिए किया जाता था। तो हड़प्पन सील का जो उपयोग है वो रॉयल्टी को इंगित करने के लिए किया जाता था, या फिर संपत्ति का स्वामित्व के लिए किया जाता था, या फिर अधिकार को इंगित करने के लिए किया जाता था, या फिर व्यापार को। तो अगर बात करी जाए हड़प्पन सील की तो इसका उपयोग किया गया है संपत्ति का स्वामित्व के रूप में। ठीक है, यानी संपत्ति का जो स्वामित्व है उसके लिए इसका उपयोग किया जाता था हड़प्पन सील का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मोहनजोदड़ो शब्द का क्या अर्थ है, मृतकों का स्थान, पवित्र मंदिर, महान संस्कृति या फिर नदियों का संगम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मुझे लगता है सबको पता भी होगा। ये मोहनजोदड़ो शब्द का क्या अर्थ है, तो इसका अर्थ है मृतकों का स्थान। क्या है, मृतकों का स्थान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मोहनजोदड़ो के खंडर किस नदी के तट पर पाए गए हैं, सिंधु नदी, नर्मदा, सरस्वती या फिर रावी नदी के। तो सिंधु मोहनजोदड़ो के जो खंडर हैं, मोहनजोदड़ो आप जानते हैं कहाँ पर था, तो आप जानते हैं कि मोहनजोदड़ो के जो खंडर हैं वे हमें किस नदी के तट पर प्राप्त हुए। मोहनजोदड़ो के जो खंडर हैं वो सिंधु नदी के तट पर प्राप्त हुए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से अधिकांशतः किस कला स्वरूप में सिंधु घाटी सभ्यता के चित्र पाए जाते हैं, दीवारों के, मूर्तियों के, मिट्टी के बर्तनों के या फिर मोहरों के। तो आप जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो चित्र हैं वो ज़्यादातर किस पर पाए गए हैं, मिट्टी के बर्तनों के। ठीक है, किसके, मिट्टी के बर्तनों के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई करते समय पाई गई नृत्य करती लड़की की मूर्ति इनमें से किस सामग्री की बनी हुई है। ठीक है, तो आप जानते हैं ये किससे बनी हुई है, नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति।
तो ये बनी हुई है कांसे से बनी हुई प्राप्त हुई है, यानी डांसिंग गर्ल की मूर्ति किससे बनी प्राप्त हुई है? कांसे से। ठीक है। सिंधु घाटी में निम्नलिखित में से किसकी खोज की गई थी? टेराकोटा आकृतियों की, मोहरों की, खिलौनों की या फिर धातु की मूर्तियों की? तो सिंधु घाटी में जिसकी खोज की गई थी, तो वहाँ पर खोज की गई थी मोहरों की। किसकी? मोहरों की खोज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिंधु घाटी कला में इनमें से कौन सा पेड़ अत्यधिक दृष्टिव होता है, यानी सबसे ज़्यादा दिखाई देता है सिंधु घाटी सभ्यता में? अनार का पेड़, आम का पेड़, बरगद का पेड़ या फिर केले का पेड़? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बरगद का पेड़। ठीक है, बरगद का पेड़ हमें सबसे ज़्यादा दिखाई देता है सिंधु घाटी सभ्यता में। ठीक है, सिंधु घाटी की जो कला है वहाँ पर हमें बरगद का पेड़ सबसे ज़्यादा दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मोहनजोदड़ो में खोजी गई मूर्तियाँ और कलाकृतियाँ अधिकांशतः किससे संबंधित थी? वन्य जीवन से, ग्रामीण वर्ग से या फिर राजाओं से या फिर उच्च वर्ग से? तो यहाँ से जो हमें मूर्तियाँ मिली हैं और कलाकृतियाँ मिली हैं वो किससे संबंधित थी? तो ये जो थी ये उच्च वर्ग से संबंधित प्राप्त हुई हैं। किस वर्ग से? उच्च वर्ग से संबंधित प्राप्त हुई हैं। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी में पाई गई मोहरों में प्रायः कौन सा रूपांकन दृष्टव्य होता है? बैल, मृग, मगरमच्छ या फिर हाथी? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बैल। सिंधु घाटी में पाई गई मोहरों में हमें सबसे ज़्यादा किसका रूपांकन दृष्टव्य होता है? बैल का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और आज का लास्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता किस काल में अस्तित्व में थी? यहाँ पर आपको बताना है कि सिंधु घाटी जो सभ्यता थी वह किस काल में अस्तित्व में आई थी। ठीक है, तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा 2500 ईसा पूर्व से लेकर 17,000 ईसा पूर्व तक। ठीक है, 2500 ईसा पूर्व से लेकर 17,000 ईसा पूर्व तक। ठीक, आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हो गए होंगे और एक एक क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये क्लास कैसी लगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।